Examples of universal truth, habitual truth, natural truth and scientific truth. Now these are the example. तो हम पहले समझेंगे ये क्या क्या एग्जांपल्स है यूनिवर्सल ट्रूथ का, हैबिचुअल ट्रूथ का, नेचुरल ट्रूथ का और साइंटिफिक ट्रूथ का। तो सबसे पहले जानेंगे द सन साइंस बाय डे। बाय डे लगाते हैं, एट नाइट लगाते हैं। द सन साइंस बाय डे, ऐसे ऑन मंडे मॉर्निंग भी यूज हो जाता है, ऑन के साथ भी लगाते हैं। और जब हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन ही बोलिएगा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ये उच्चारण होता है। इंट्रोगेटिव का उच्चारण डेरोगेटिव, वेयर नहीं पढ़िएगा, वॉर पढ़िएगा, वॉर उच्चारण होता है, वेयर नहीं होता। तो जैसे द सन साइंस बाय डे, ये हर किताब में मिलेगा। मैन इज मॉर्टल, आदमी एक मरणशील इंसान है। यहाँ देखिए इज आ गया। अब इज होगा, मन में सवाल होगा कि तो कंटिन्यूअस नहीं, इज प्लस V4 कंटिन्यूअस होता है। इज क्या है यहाँ पे, V1 या V5 वर्ब का काम करता है। मैन है यहाँ V5 वर्ब का काम किया है। और मॉर्टल, आदमी एक मरणशील इंसान है। द सन साइंस बाय डे, ये सब जो है ना ये नेचुरल ट्रूथ है। इसमें साइंटिस्ट ने इसमें आविष्कार नहीं किया, ये पहले से मौजूद था, तो इसमें साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। अब मन में सवाल आएगा कि नेचुरल, प्राकृतिक भी तो सच है, ये प्राकृतिक घटना है भाई। प्राकृतिक घटना से अच्छा घटना माना जाता है यूनिवर्स। एक्चुअली प्राकृतिक तो देखा, प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक चीज आती है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ में गिना जाएगा। द सन साइंस बाय डे, मैन इज मॉर्टल। प्राकृतिक ट्रूथ हम बेसिकली हम बोलेंगे, जैसे मैं आंख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, ये सब मेरी नेचुरल है, नेचर ने मुझे आंख दिया तो मैं देख रहा हूँ। ये जो है ये हमारा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ट्रूथ में ये सब आ गया। द सन शाइन बाय डे, मैन इज मॉर्टल, ये सब जो है यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कुछ साइंटिफिक ट्रूथ का एग्जांपल देते हैं। जैसे न्यूटन डिस्कवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए यहाँ पे डिस्कवर है, डिस्कवर्स है, डिस्कवर हो जाएगा। न्यूटन डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की। हम तो बोले ये पास्ट है, अगर हम यहाँ पे 1642 1643 कर देंगे तो ये डिस्कवर्ड हो जाएगा। इसलिए हम बोले थे टेंस को टाइम से लेना देना है, ये ट्रूथ है, ये अभी भी चलते आ रहा है। न्यूटन ने खोज किया ठीक है भाई, लेकिन अभी भी ये सत्य है। तो न्यूटन डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा साइंटिफिक ट्रूथ। न्यूटन ने आविष्कार किया और अब जाके प्रूफ हो गया, तो साइंटिफिक ट्रूथ हम बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तेल जो है वो पानी में क्या होता है, तैरता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, पता ही होगा। तेल, अगर आप पानी में तेल मिलाइएगा तो तैरने लगेगा, और जब शुगर मिलाएगा तो घुलन से, नहीं तो बेसिक चीज पता ही होगा। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहाँ पे देखें तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, एक चीज क्या देखने को मिला, ये इसकी भी आविष्कार हुई कि ये तैरता है, इसकी खोज हुई, तो ये भी हो जाएगा साइंटिफिक ट्रूथ। इस पर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सब का एक चैप्टर बनाया गया केमिस्ट्री में, तो ये भी हो जाएगा साइंटिफिक ट्रूथ। ये हो गया साइंटिफिक ट्रूथ, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर हम हैबिचुअल ट्रूथ देखें तो हैबिचुअल ट्रूथ के लिए हमको इंटरवल की जरूरत होती है। जैसे मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ, तो मैं इंटरवल लिया, मैं यहाँ से इतना बजे तक इतना काम किया, इतना बजे तक, नेचर मुझे आदत है इस तरह का उठने का, तो इसके लिए हमको इंटरवल की जरूरत होती है। न्यूटन को इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसको एप्पल गिरा तो उसने खोज कर दिया। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है, इसमें इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। जैसे I get up early in morning, लिख सकते हैं I get up at 5 o'clock। अर्ली इन द मॉर्निंग का कोई जरूरत नहीं है, 5 o'clock लिख दिए तो वे एक सेंटेंस है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। ये कौन सा ट्रूथ हो जाएगा, ये हमारा ट्रूथ हो जाएगा हैबिचुअल ट्रूथ। तो
तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। नेचुरल ट्रूथ का आप लोग अपने लिखिएगा, एक दो हम समझा देते हैं। जैसे मैं आंख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, तो ये सब जो है ये हमारे नेचर ने आदत दी है, तो ये सब जो हो जाता है नेचुरल ट्रूथ। ये सब भी बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। तो ये उतार लें, कुछ एग्जांपल्स हम दे दिए हैं इसको कोलैबोरेट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये खत्म होता है। अब दूसरा पार्ट आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, 3 पार्ट में विभक्त है। एक तो ट्रूथ पर है, अभी हम बताएंगे ट्रूथ वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। कुछ स्पेशल नैरेटिव्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तीसरा पार्ट है। और एक पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी यूज होता है। इसको हम दोनों पार्ट में हम विभक्त कर लेते हैं। जैसे ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, तो अब हम देखते हैं कि कुछ पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पार्ट 2 लिखेंगे इसमें सम अदर पार्ट्स। पहला तो पार्ट ट्रूथ पर रिलेटेड था, तीसरा पार्ट जो है नैरेटिव्स पर रिलेटेड होगा, वो 3 पार्ट में है। पार्ट 2 में जो हम बताएंगे वो इस तरह से बताते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है एक प्लान्ड फ्यूचर एक्शन वाला पार्ट है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन का पार्ट ये हम पढ़ लेंगे। दूसरा पार्ट जो है न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन लिखाता है वो वाला पार्ट है, न्यूज़पेपर का हेडलाइन। आप देखिएगा गौर से, जब भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाता है। तो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस, ये भी जो है ये पढ़ेंगे पार्ट 2 में, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस। तीसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो डिस्क्रिप्शन है, विविड डिटेल्स है, जिसको विविड बोलते हैं, कोटेशन बोलते हैं इसको, विविड डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन। जैसे शेक्सपियर का जो कहना है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है, कोई बड़े महापुरुष का कहना है, तो उसको हम विविड डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, विविड डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि वीर पुरुष कभी मरते नहीं हैं, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद, ये सब चीज मरते नहीं। इन सभी का कोटेशन, या महात्मा गांधी, इन सभी का कोटेशन हमेशा के लिए अमर रहता है, इसलिए हम इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो हम यही बता रहे थे कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस, विविड डिटेल या डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा कमेंट्री, कमेंट्री जो करता है स्पोर्ट्स में, जो कमेंट्री करता है स्पोर्ट्स में, जो बोलता है कमेंट्री करता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलता है। ठीक है, हाँ, हालांकि वो लोग ये भी बताते हैं कि पास्ट में वैसा किया, लेकिन पास्ट का टाइम देते हैं, लेकिन जो जब कमेंट्री करते हैं तभी उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ये हुआ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन, विविड डिटेल या डिस्क्रिप्शन और कमेंट्री, यही पार्ट 2 में हमको पढ़ना। पार्ट 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पार्ट 2 पहले पढ़ लें, उसके बाद पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इसको लिख लें और इसके बाद हम पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम प्लान्ड फ्यूचर एक्शन में समझे, तो हम इस तरह से समझते हैं, जैसे आई शैल विजिट देवघर नेक्स्ट वीक। अगर हम यहां देखें तो नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर का मैटर है, लेकिन प्लान्ड वे में है कि मुझे देवघर अगले हफ्ता आना ही आना है। तो यदि प्लान्ड वे में हो तो आई शैल विजिट तो सही माना ही जाएगा, आई विजिट भी सही माना जाएगा। और यहां तक कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा प्लान्ड फ्यूचर, आई एम विजिटिंग भी आएगा, लेकिन आई हैव विजिटेड नहीं कीजिएगा जब हम आगे पढ़ेंगे।
तो अभी फिलहाल इसका यूज है, तो इसके बारे में जाने, क्योंकि प्लांट वे में यार हमको ऐसा भी हो सकता है कि हम प्लान करके आए हैं और हमको ये करना ही है, तो आई विजिट देवघर, अगले हफ्ता हमें देवघर आना ही आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लान। लेकिन प्लान्ड वे में नहीं हो तब आप फ्यूचर में लिखिए, तब कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप अगर आई शैल विजिट देवघर नेक्स्ट वीक लिखिएगा या आई विजिट देवघर नेक्स्ट वीक लिखिएगा, दोनों ही सही माना जाएगा, दोनों में नहीं कटेगा, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाएगा। यानी जो क्या होना चाहिए, प्लान्ड वे में होना चाहिए, सब कुछ प्लान में होना चाहिए। काफी सारा एग्जांपल मिलेगा जब हम केपी ठाकुर का एक्सरसाइज करेंगे, तो उस समय हम सारा एग्जांपल बताएंगे, और तीनों में टेंस में ये जाता है, तीनों ही सही माना जाता है। ये हो गया प्लान्ड वे में, प्लान फ्यूचर एक्शन। दूसरा एक्शन जो है वो है कोटेशन। कोटेशन भी जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाता है, जो विविड डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन कोई चीज का हो वो हमेशा कोटेशन में ही लिखाता है। जैसे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर सेड नहीं लिखेंगे, सेज लिखेंगे। अब ये कोटेशन है, कवार्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलेंस नेवर टेस्ट वन। सबसे बहुत ही बढ़िया ये कोटेशन है, इसलिए मैंने लिखा कवार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, many times before their death, but Valens never test one. But Valens, not Valens, Valens, बहादुर, but Valens never test once. ये जूलियस सीजर का बहुत ही प्रसिद्ध, जिसको हम बहुत ही फेमस ड्रामा बोलेंगे, विलियम शेक्सपियर का, और उसी में जब कैलिफोर्निया इसकी पत्नी है, जब वो जाते हैं युद्ध में, जब वो जाते हैं तब उस समय ये डायलॉग कहते हैं, इस जीवन में डरपोक हजारों बार मरते हैं मगर साहसी एक ही बार मरते हैं। ठीक है, तो बट वैलेंस नेवर टेस्ट वंस, वैलेंस मतलब हो गया बहादुर, और कवार्ड्स मतलब हो गया डरपोक। तो कवार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलेंस नेवर टेस्ट वंस। इसी में शेक्सपियर का एक और कोटेशन है, वो भी काफी फेमस हुआ है, ये दूसरे ईयर में है, फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमन। दाई पुराने लोग यूज करते थे यू को, जो अबला है उसी का नाम औरत है, औरत कितना चीज कष्ट करती है, उसी में विलियम शेक्सपियर कहते हैं फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमन। तो यहाँ पे शेक्सपियर का कोटेशन है, तो हम यहाँ सेड नहीं लिखेंगे, सेज लिखेंगे, और बाकी जितना भी है कवार्ड्स डाइज मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, कभी भी हम यहाँ पे डाइड नहीं लिखेंगे, एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो शेक्सपियर का जो कोटेशन है, कोई चीज महापुरुष का जो कोटेशन है, वो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। महात्मा गांधी का कोटेशन ही क्यों ना हो, सुभाष चंद्र बोस का ही कोटेशन क्यों ना हो, चाहे किसी भी महापुरुष का कोटेशन हो, वो हमेशा क्या लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। काफी सारा कोटेशन पर भी क्वेश्चन आएगा। तो एक तो ये हो गया, ये हमेशा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाएगा। कमेंट्री, कमेंट्री को इसी तरह समझ लें, जो रनिंग मैच कमेंट्री चलता है, उसी में जब बॉलर बॉल फेंकता है तो उसके बारे में जो उसका वर्णन करता है कमेंट्री में कमेंटेटर, तो वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाएगा। बस इसको ध्यान में रखें, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लांट फ्यूचर एक्शन हो गया, कोटेशन समझा दिए कि हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाएगा। और एक चीज और है, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस जो है वो, इसको मिटा देते हैं, हो गया। तो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस है वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाएगा। कोई भी आप न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़िएगा, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों ना हो, ये सब जो पॉपुलर इंग्लिश के न्यूज़पेपर है, इसको जरूर थोड़ा थोड़ा हेडलाइन कम से कम जरूर पढ़िएगा अपने मोबाइल में। तो उसको देखिएगा कि हमेशा वो जो भी चीज लिखते हैं, द हिंदू का ही हो चाहे किसी का भी हो न्यूज़पेपर, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाता है। यानी न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाता है। ये इंपॉर्टेंट बात, तो ये चीज हम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिए, अब आगे बढ़ते हैं।
ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते, लेकिन काफी चीज पढ़ाना है। अब हम कुछ देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक्सक्लेम है, एक्सक्लेमेटरी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्सक्लेमेशन का बात है। यहाँ पे तातेती कट जाता है और यहाँ पे जो बोध हो जाता है, रहा है रही का बोध हो जाता है, लेकिन फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा था और वो सही माना जाता है। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि तातेती पूरी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो नहीं करता। इसको हम स्टार्ट करते हैं हियर या देयर से और एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं। हियर बेसिकली जो डिनोट करता है वो नियर को डिनोट करता है, और देयर जो डिनोट करता है वो दूर वस्तु को डिनोट करता है। फादर, FARTHER, और एक फादर है FARTHER, एक होता है फादर आगे के लिए, डू यू फादर, एनी क्वेश्चन यहाँ के लिए लगाते हैं, तो यहाँ फादर है और ये फादर है। तो हियर एंड देयर, हियर हो गया नजदीक के लिए, फादर हो गया दूर के लिए। तो यहां से जो हम बनाएंगे हियर या देयर से बनाएंगे, और हियर देयर यहाँ पे भर देंगे, या कभी कभी हो सकता है कि सब्जेक्ट की भी जरूरत हुई, हियर रोहन, हियर सोहन, हियर मोहन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की भी जरूरत हो सकती है कभी कभी। और वर्ब में तो V1 या V5 हमेशा चलता है, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब डू डज से भी बना लीजिए, तो वहां पे जरूरत बेसिकली हम जब सेंटेंस में बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे, जैसे हम देखते हैं यहाँ यहाँ वहां है, ये सेंस हो रहा है। हियर कम्स, जैसे अभी बस लेकर के गई, अभी तेलंगाना से झारखंड की ओर रवाना हो, तो हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे, जैसे छोटा सा ही सेंटेंस बना रहे हैं, हियर कम्स बस, हियर कम्स द बस। अब यहाँ सेंस क्या होगा, यहाँ बस आती है नहीं, यहाँ इस सभी बस को लेकर के ये आ रही है, अब प्रस्थान हो गई, अब आ रही है, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बट स्टिल इट्स एक्शन इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे लगा देंगे एक्सक्लेमेशन का साइन, हियर कम्स द बस। तो यहाँ बस लेकर के सबको क्या आ रही है, तो यहाँ पे कंटिन्यूड है, कैरी ऑन है समथिंग। तो सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए था, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ, यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन दे दिए, और हियर या देयर, ठीक है। तो अब यहाँ बस आ रही है, अब यहाँ पे दो सेंस हो सकता है, अभी बस नजदीक है तो हियर भी सही माना जाएगा, और अगर बस दूर है, अभी तेलंगाना में ही है या दूर जगह पे है, तो देयर भी सही माना जाएगा। तो दोनों भाव का यहाँ पे प्रकट होगा। जैसे चलिए देयर से ही लेते हैं। अच्छा देखिए, देयर हो गया दूर के लिए, तो देयर आई स्टार्ट, ये देयर आई गो सही होगा या हियर आई गो सही होगा? यहाँ पे गो का मीनिंग हो जाएगा हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ जा नहीं रहे हैं, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, ये सेंस होगा। तो यहाँ पे अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो अभी हम जो शुरू ही करने वाले हैं, अभी हम निकट हैं, आप शुरू कर रहे हैं, अभी दूर नहीं है, ऐसा सेंस होगा। इसलिए देयर आई गो भी सही है, लेकिन हियर आई गो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। हो सकता है कि हम थोड़ा टाइम लग के शुरू करें, ऐसा हो, लेकिन हियर आई गो जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो हियर आई गो, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, तो गो का मतलब केवल जाना ही नहीं होता है, गो का मतलब शुरू करना भी होता है। तो हियर आई गो, यहाँ शुरू कर रहे हैं, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो शुरू करना, तो हियर आई गो, यहाँ लगा दिया एक्सक्लेमेशन, ठीक है। हियर कम्स द बस, यहाँ लगा दिया एक्सक्लेमेशन। इसी तरह देयर से बनाएंगे, काफी सारा सेंटेंस देखेंगे। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ और रूल्स है, दो रूल्स और है, उसको देख लें, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा समाप्त। अब अगर देखें तो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं।
बेसिकली अगर हम देखें तो इफ से हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इफ से ही होता है। कुछ लोग इसको अनलेस हम बताएंगे, अभी आएगा, अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी, अनलेस, अनटिल, ये सब भी आएगा। तो अनलेस से भी बनाएंगे, ठीक है, अनटिल से भी बनाएंगे, सही होगा। जितने भी कंडीशनल सेंटेंस है तो भी सही होगा। तो इफ से भी बना सकते हैं, इन केस से भी बना सकते हैं, लेकिन भाव अलग अलग हो जाएगा। अनटिल, अनलेस, अनटिल, ये समझाएंगे अभी एक और लेंगे रोज, तो उसमें हम अनलेस और अनटिल समझाएंगे। अनलेस और अनटिल जब लग जाता है तो फ्रेज है जब तक या जब तक की नहीं, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है जब तक, लिख देते हैं। इन केस बेसिकली यदि ऐसा होता तो, ये हो गया जब तक, ये हो गया जब तक की नहीं। और इफ जो हो गया ये हो गया यदि, तो जानते हैं इफ, इन केस, अनलेस, अनटिल। अब यहाँ के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और क्लाउज में जो प्रयोग होता है वो वर्ब का फर्स्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, यानी ये वाला जो क्लाउज होता है ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए जब हम कंडीशनल बना देते हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि हम यदि ऐसा हम करते, यदि हम ऐसा करते तो ऐसा होता। तो लेकिन हम कंडीशनल बना दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। यदि हम यहाँ पे सिंपल पास्ट लिख देंगे, वेयर का इस्तेमाल कर देंगे, वॉर का इस्तेमाल कर देंगे, तो आगे जो होगा वो पास्ट ही हो जाएगा, वो अलग आएगा जब हम पास्ट पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। तो यहाँ देखिए इफ, इन केस, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, तो ये एक क्लाउज में बंध जाता है। इसके बाद दूसरा जब हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल जरूर लगाते हैं। यहाँ पे मॉडल्स कुछ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको शैल विल लगाना है। कोई भी मॉडल्स ले ले, कैन ले ले, मे ले ले, कुड ले ले, माइट ले ले, सब सही माना जाएगा। यहाँ मॉडल बस कुड नहीं होना चाहिए, पास्ट वाला मॉडल्स नहीं होना चाहिए। तो विल है, नॉट की आवश्यकता हुई तो बिल्कुल लगाएं V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो सेंटेंस होता है इसको हम बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल। इसको उतार लें। कभी कभी क्या होगा कि ये नॉट का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बेसिकली हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, यदि मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, तो मैं ऐसा नहीं करता तो नहीं बोलेंगे, इसलिए नॉट यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं तब आपको क्लैरिटी होगा। लेकिन जब अनलेस हम सेम बना देंगे, अनलेस या अनटिल, तब आपका नॉट हो जाएगा, अभी भाव से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम नॉट कभी रखा भी सकता है, नॉट रखा भी नहीं सकता है, भाव पर डिपेंड करेगा। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, पता है ना, जब तक कि वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तब तक वो परीक्षा में सफल नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। जब तक कि कड़ी मेहनत नहीं करेगा तब तक वो परीक्षा में सफल होगा, ऐसा थोड़ी होगा। जब तक कि वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा तब तक वो परीक्षा में सफल नहीं होगा। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए हार्ड वर्क है, हार्ड का कई सारा मीनिंग है। हार्ड का अगर बोले तो डिलीजेंट भी है। हार्ड का बोले तो जब हम कोई चीज को काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और जब पसीना वाला मेहनत हो रहा है तो उसको हम परजीवेरेंस बोलते हैं। मेहनती जिसको बोलते हैं परजीवेरेंस, ये भी जो है ये मेहनती के लिए ही शब्द आया है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, तो जब तक कि हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस में बना देंगे। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, आई से बनाए, ही से बनाए, जिससे भी हम मन बना दे, आई है हम अपने आप को बने, जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा वही, यहाँ पे ही लिख दे, तो ही कांट गेट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ नॉट आ गया ना, जब तक कि वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा, ये सेंस होता है अनलेस का नेगेटिव, he can't get success in examination। यहाँ नॉट नहीं कर दीजिएगा क्योंकि अनलेस खुद ही नॉट है, यहाँ नॉट है इसलिए यहाँ नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई नॉट कर दे तो वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड he can't get success in examination। अनलेस और until एक इडियम्स भी है, जब तक या जब तक की नहीं, ये इडियम्स भी है, फ्रेजल वर्ब के तौर, इडियम्स के तौर पर इसका इस्तेमाल भी करते हैं अनलेस और until। तो ये शब्द है और अनलेस यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं तो until का कुछ बहुत अलग हो जाएगा। until बेसिकली टाइम को डिनोट के लिए हम until का प्रयोग करते हैं। जब तक कि
बारिश नहीं रुकती, टाइम को बेसिकली यहाँ टाइम भी नहीं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हम सक्सेस नहीं होंगे, ये होगा मीनिंग। और अनटिल का जो बेस्ट मीनिंग होता है इसको हम बेसिकली टाइम कंडीशनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम कंडीशनल। तो हम लिख देते हैं अनटिल का मतलब टाइम कंडीशनल, ठीक है, टाइम कंडीशनल लिख देते हैं। तो अब कुछ देखें, अनटिल अभी जैसे बारिश काफी पड़ रही थी, ऐसा बारिश, अगर बारिश जोरदार पड़े तो मूसलाधार, इट रेन कैट एंड डॉग। तो जब तक कि बारिश रुकेगी नहीं, यहाँ बारिश कैसी पड़ रही है, मूसलाधार, अगर मूसलाधार बरस रही है इट रेन्ड कैट एंड डॉग। तो अनटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक कि बारिश रुकेगी नहीं, यहाँ ये हो जाएगा। देखिए यहाँ भी अनटिल है और यहाँ भी अनलेस है, जब तक कि बारिश रुकेगी नहीं। तो अनटिल बेसिकली टाइम को डिनोट कर रहा है, बारिश रुकेगी नहीं तब तक हम वैसा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है अनटिल द रेन स्टॉप्स, तो अनटिल द रेन स्टॉप्स यू, अब यहाँ पे जो देंगे मॉडल्स में वो प्राय जो है V1 का इस्तेमाल करेंगे, मॉडल्स में कैन, कुड ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड चाहिए के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ मॉडल्स। लेकिन ध्यान रखेंगे मॉडल्स जो है बेसिकली हम बना रहे हैं तो हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन शुड है तो यहाँ चाहिए का अर्थ में शुड आया है, तो यू शुड नॉट। अब ये प्रश्न नहीं कीजिएगा, शैल का तो शुड होता है, यहाँ चाहिए, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो अनटिल द रेन स्टॉप, जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती है, यू शुडंट कम इन। कम इन मतलब होता है अंदर आ जाना, कम इन एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, धत्तेरी के कम इन जो है अंदर आ जाने के इस्तेमाल होता है। तो जब तक कि बारिश रुकेगी नहीं तब तक तुम अंदर यहाँ पे नहीं आ जाओगे, यू शुडंट कम इन, तुम्हें नहीं आना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए, ये सेंस हो रहा है। तो यू शुडंट कम इन, तो शैल शुड हम यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। शैल का शुडंट बनता है और शैल जब नेगेटिव में लिखाता है तो शांट बनता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि पास्ट वाला चीज नहीं लिख दीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे केम कर दीजिएगा तो एरर हो जाएगा, मॉडल्स के बाद ऐसे भी V1 लगता है। तो यू शुडंट कम इन, तो यह अनलेस ही वर्ष इफ से लेते हैं, तो इसको कुछ उतार ले फिर लिखेंगे ताकि अच्छा से दिखे। इसको उतार लें, एक दो सेंटेंस लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिन में और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इफ से हम कैसे बनाएंगे। तो इफ से मतलब हो गया जब तक, जब हो गया, तो अब उसका मतलब हो गया जब तक कि ऐसा नहीं होता ऐसा होता। तो ये जो है इफ, यहां से हम जब बनाएंगे तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब तक कि नहीं, उसका मतलब होता है जब तक कि नहीं, अनलेस का, जब तक कि वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा, लग गया ना। तो यहाँ नॉट हम नहीं लगाए हैं, क्योंकि उसके बाद हम सेंटेंस दिए तो पूरी तरह से नॉट का इस्तेमाल हो गया। लेकिन इफ और अनलेस में यही अंतर है कि इफ जो है ये पॉजिटिव क्लाउज है, अनलेस जो है वो नेगेटिव क्लाउज है। तो सॉरी, अनलेस जो है वो नेगेटिव क्लाउज है, इसके बाद जब हम बनाएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव नहीं कर देंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पहले समझिए क्या होता है। इफ के बाद हम सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट हम दो पहले ही बोले थे V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख दिए, मॉडल्स लिख दिए, मॉडल्स यहाँ दे दीजिएगा, मॉडल्स प्लस V1 या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अब यहाँ समझेंगे कि यहाँ नॉट लगेगा या नहीं लगेगा, पहले भाव से समझेंगे। भाव इंपॉर्टेंट है, रूल्स तो अपने आप लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, यदि, इफ का मतलब हो गया यदि, if you don't work hard, या work hard ले लिए हैं तो कुछ अच्छा लेते हैं, if you don't do this work, you
will not, अब देखिए will not लगा दिए, इसको हम want भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। If you don't do this work, you won't achieve this goal. यदि तुम इस कार्य को नहीं करोगे तो तुमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो तुम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि want लगेगा या will लगेगा। यदि तुम इस कार्य को नहीं करोगे, यहाँ लेस लगा देते तो अर्थ बदल ही जाता है। जब तक कि तुम कार्य नहीं करोगे तो यहाँ डोंट की जरूरत होती ही नहीं। यहाँ डू लगा दिए, ये डू जो हम पहले बताए थे एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है। ये वाला जो है ये क्या है, ये आपका जो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, इफ यू डोंट डू दिस वर्क यू विल अचीव दिस गोल। यदि तुम इस कार्य को नहीं करोगे तो तुम लक्ष्य को नहीं पहुंच पाओगे। आप देखिए यहाँ पे क्या लग गया, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट अचीव दिस गोल। इसी तरह सेंटेंस हमको बनाना है और बार बार भाव से देखना है और ये सेंटेंस पे फिट करना। अब नेक्स्ट दिन आगे बढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट दिन।